समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम शेखर से सवाल। मैं हूं नीलम पांडे। इस सप्ताह आपने देखा किस तरह नेशनल हेराल्ड मामले में जहां एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ ईडी ने की चार्जशीट दाखिल, वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा से भी हुई कई बार पूछताछ ईडी के द्वारा। और इसके साथ साथ ही मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हिंसा। इन सवालों के अलावा भी काफी सारे सवाल आप लोगों ने हमें भेजे, जिनके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, नीलम, पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज किसी कारणवश अपूर्वा हमारे साथ नहीं हो सकती थी, तो नीलम को मैंने पकड़ा। उनको बहुत काम करने के लिए था, उनके पास बहुत व्यस्त थी। उनका डीके सिंह के साथ शो भी रिकॉर्ड करना था, लेकिन फिर भी नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने का और समय के अलावा इसको स्क्वीज आउट करने का, क्योंकि फ्राइडे का दिन हमारा, जी। शुक्रवार का दिन सबके लिए बहुत बिजी होता है। तो थैंक यू। शेखर जी, शुभम पराशर जानना चाहते हैं, इन दिनों वो कहते हैं मैं पूर्व आईएफएस ऑफिसर एक अधिकारी अवतार सिंह भसीन की पुस्तक इंडिया एंड पाकिस्तान नेबर्स एट ऑड्स पढ़ रहा हूँ। पुस्तक में जो मुख्य विषय बार बार आता है वो यह है कि जो 1947 में पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक राज्य मानता था और हम अपने आप को हिंदू राज्य। भारत और कश्मीर पर असीम मुनीर के हालिया बयान को देखकर ये कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है कि क्या पाकिस्तान की मानसिकता कभी बदलेगी या हमारे बीच एक अंतहीन युद्ध चलता रहेगा। उसके साथ ही वो जानना चाहते हैं क्या आप पाकिस्तान पर कोई पुस्तक उन्हें सुझा सकते हैं जो आपकी पसंदीदा हो। देखिए, ये अवतार सिंह भसीन जी की ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है। उनकी जो पहली थी, जो जिसमें उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर, लद्दाख, अक्साई चिन वगैरह के बारे में बोला है, उसमें भी काफ़ी सिग्निफिकेंट किताब है ये। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है इसलिए मैं ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होगा कि अगर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने को मुस्लिम देश माना, वो तो ठीक है, वो इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन इंडिया ने अपने आप को हिंदू देश माना, ये तो मेरे जी। ख्याल बात करेक्ट नहीं थी। किसी की इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन वैसे कोई बात ये ठीक नहीं थी। इंडिया ने शुरू से ही सेकुलर, और जो उस टाइम के नेता थे उन सब ने, जो भारत में मुसलमान थे, किसी को ये नहीं कहा कि आप जाओ। उनको सबको कहा कि आप यहाँ ठहरो, आप यहाँ ठीक रहोगे, आप यहाँ बराबर रहोगे। तो उस टाइम कुछ फोर्सेस थी, जैसे हिंदू महासभा थी, आरएसएस, हिंदू महासभा, और कांग्रेस में भी एक राइट था जो इस बात को, इस तरह के हार्ड सेकुलरिज्म को कबूल नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। लेकिन जो मेन स्ट्रीम व्यू था इंडिया में 47 में, वो यही था कि हम सेकुलर कंट्री हैं और मुसलमान यहाँ पे इक्वल सिटीजन हैं और उनको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखें कि जो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन भी हुआ इंडिया में, वो खास करके पंजाब में हुआ। एक पंजाब में टोटल हुआ और बंगाल में भी हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ। बंगाल में वो इसलिए, बंगाल में काफ़ी, बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान था, काफ़ी हिंदू रह गए। उसके बाद से कुछ कुछ आते रहे, लेकिन फिर भी अभी करीब मैं कहूँगा कि 1 करोड़ के आसपास है वहाँ पे। पाकिस्तानी, पाकिस्तान में तो नहीं है इतने। और जो हमारा बंगाल है उसमें भी बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो बंगाल में ये ऐसे फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ पंजाब में हुआ और कुछ लोग इधर उधर से। और इसमें एक पिक्यूलियर बात ये थी, खास बात, कि भारत से जो मुस्लिम इलीट थे, जो पढ़े लिखे थे, जो थोड़े अमीर थे, वो पाकिस्तान चले गए और जो वर्किंग क्लास मुस्लिम थे उनको पीछे छोड़ गए। तो ये एक पाकिस्तान की डिबेट में भी बात बार बार आती है कि हम इलीट सारे यहाँ पे आ गए।
तो ये बड़े पेचीदा मसले हैं और ये चलते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जहाँ तक साइकोलॉजी की बात है, पहली बात तो जो टू नेशन थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी तो 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हो गई, या आप बोले कि 25 मार्च 1971 को ख़त्म हो गई, जबकि बांग्लादेश का डिक्लेरेशन हो गया। अब वो शेख मुजीब ने किया, जो सब मानते हैं, या फिर मेजर ज़ियाउर रहमान जो उस समय मेजर थे, चिटगांग में तैनात थे, उन्होंने और 3-4 ऑफिसर्स ने अपने सीईओ को मारा जो पाकिस्तानी आर्मी के थे, और वहाँ बोल दिया कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया। तो वो बांग्लादेश में भी डिबेट चल रही है कि किसने प्रोक्लेम किया था, लेकिन जिसने भी किया 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश जब प्रोक्लेम हुआ, तो उस दिन तो टू नेशन थ्योरी ख़त्म हो गई ना। और दूसरी बात कि 20 करोड़ मुसलमान तो अभी भी इंडिया में है, तो ये टू जी। नेशन थ्योरी क्या है? लेकिन पाकिस्तान में ये एक माइंडसेट है, 2 जगह से आता है। ये इतना वहाँ पे क्लर्जी से या मस्जिद से या मदरसा से नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम है, वो पेचीदा है। तो उसके समझने के लिए तो बहुत किताबें लिखनी पड़ेंगी, पीएचडी होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान में मुस्लिम रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनके कभी 6-8% से ऊपर वोट आते ही नहीं हैं। तो अभी भी जो रूलिंग कोएलिशन है, तो उसके अंदर काजी फजलुर रहमान की जो पार्टी है, और उनकी जो एक कोएलिशन इस्लामिक पार्टीज का है, वो भी इसमें शामिल है, लेकिन उनकी सीटें बहुत कम है बाकियों से। जैसे पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो काफ़ी हद तक एक तरह की पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से सेकुलर पार्टी है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चाहे उसने इस्लामिक बॉम्ब की बात की, लेकिन वो तो लेफ्टिस्ट, फेक लेफ्टिस्ट था, लेकिन लेफ्टिस्ट था। और पीपीपी में काफ़ी एलिमेंट वैसे है। और अगर आप देखें, आप किसी भी पाकिस्तानी को पूछें कि आप टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, सबको कहना पड़ेगा कि करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर करिकुलम में एक सब्जेक्ट होता है, वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर होता है, क्योंकि अचानक कहाँ से कहीं से मुल्क कैसे आ गया। आप कोई एक अलग ज्योग्राफी नहीं थे, आप एक अलग हिस्ट्री नहीं थे, वो मुल्क इसी बात पे बनाया कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते और मुसलमानों का एक अलग मुल्क होगा, वो टू नेशन थ्योरी थी। तो टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। अब वो समय के साथ, अब तो पाकिस्तान स्टेबल है, 75 साल हो गए, वो इनसिक्योरिटी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वो छुटती नहीं है। और क्यों नहीं छुटती है? क्योंकि अगर वो इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए, आप देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर गए थे वो बस के ऊपर, तब वो मीनारे पाकिस्तान पे गए थे लाहौर में, और उन्होंने कहा कि एक स्टेबल और स्टेबल और प्रॉस्परस पाकिस्तान भारत के हित में है। लेकिन फिर भी ये इनसिक्योरिटी जो पाकिस्तान में है इंडिया के बारे में, इसको बढ़ाना कुछ फोर्सेस के लिए वहाँ बहुत ज़रूरी है, और उन फोर्सेस में सबसे बड़ी फोर्स आर्मी है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी के हाथ से कभी पावर गई ही नहीं है। तो उसमें मेरी ये सोच है कि जब तक 3 सरकारें पाकिस्तान में चुन के और अपनी पूरी टर्म 5 साल की करके ख़त्म नहीं होंगी, और ये नहीं कि प्रधानमंत्री बाहर से कोई लगा दे। जैसे नवाज शरीफ की सरकार थी, जब आर्मी ने इमरान को बढ़ाना शुरू किया, तो उनके खिलाफ केस करके आपने उनको हटा के उन्हीं की पार्टी से एक लाइट वेट को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। ऐसे नहीं, जब 5 साल 3 सरकारें, दैट मीन्स 15 साल के लिए 3 सरकारें अपना पूरा 5 साल का टेन्योर ख़त्म करके किसी भी पार्टी की हो और जाएंगी, और जब 3 पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपना पूरा टेन्योर करके और उसके बाद रिटायर होके घर जाके गोल्फ खेलेंगे या गुल्ली डंडा खेलेंगे, जो भी खेलना चाहें। लेकिन वहाँ ये होता नहीं है, किसी पार्टी, कोई इलेक्टेड सरकार को समय पूरा नहीं करने देते, और कोई भी जो भी चीफ बन जाता है वो कोशिश करता है 1 एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन, 3 एक्सटेंशन। अभी मैं बैठे बैठे तो आपको लिस्ट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगले हफ्ते याद रहा तो आप मुझे करा देना, मैं आपको बता दूंगा कि सन 47 से इंडिया के कितने आर्मी चीफ हुए और पाकिस्तान के कितने आर्मी चीफ हुए, क्योंकि वहाँ जो चीफ बनता है वो जाता ही नहीं है। अभी जो करंट है, जो इतना बोल रहा है अभी कि अब टू नेशन थ्योरी, हमें क्या है, फलाना है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये अपने आप को
ढाढ़स दे रहा है, क्योंकि इस समय वो इनसिक्योर फील कर रहा है। इनसिक्योर क्यों फील कर रहा है? क्योंकि जो आर्मी की रैंक एंड फाइल है पाकिस्तान की, उसमें इमरान खान पॉपुलर है, क्योंकि इमरान खान ने पहले आके इंडिया के खिलाफ बोला, इमरान खान ने पहले आके कश्मीर पे बोला। नवाज शरीफ और भुट्टो फैमिली तो नहीं बोलते थे, बहुत समय से इतना ज़्यादा नहीं बोलते थे। उसने आके अमेरिका के खिलाफ बोला, उसने आके पैलेस्टीनियंस के फेवर में बोला, उसने कहा कि पाकिस्तान में मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। तो ये ज़ियाउल हक के बाद ज़ियाउल हक ने कहा था मैं निज़ाम मुस्तफ़ा लाऊंगा, इस्लामिक गवर्नमेंट लाऊंगा और शरिया लॉ वगैरह उसने शुरू किया था। लेकिन उसके बाद एक पॉलिटिकल लीडर जिसने किया वो इमरान खान था। तो ये सब कुछ जब हुआ तो जो पाकिस्तानी आर्मी का रैंक एंड फाइल, उसके अंदर बहुत एंटी अमेरिकनिज्म भी है। तो उसमें इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गए। इमरान खान को आपने जेल में डाला हुआ है, आपने उसको बहुत डील्स भी ऑफर करी कि समझौता करके बाहर आ जाओ, कहीं और कंट्री में जाके रह लो, मस्ती करो, पर वो राजी नहीं हुआ। पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि जिसको जेल में डालते हैं लीडर को, थोड़े दिन में वो समझौता करके या सऊदी अरेबिया चला जाता है या लंदन चला जाता है, यूएई ऐसे चले जाते हैं। मुशर्रफ भी यूएई चले गए थे। तो वो इमरान खान कर नहीं रहा है। तो जो इमरान खान का डिफायंस है, उससे फौज के अंदर जो जवान हैं, जेसीओ लेवल तक यंग ऑफिसर्स, उनमें इमरान खान की बहुत पॉपुलैरिटी है। तो ये चीफ जो कि रिटायरमेंट के 2 दिन पहले चीफ बन गए, जबकि इनके बनने का चांस नहीं था, और इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करा दी, जिसमें चीफ का टेन्योर जो 3 साल होता था 5 साल हो गया। तो 5 साल तो अभी हो गया, उसके बाद बाप का राज है। अगर इनके रही वहाँ पे स्ट्रेंथ तो एक्सटेंशन ले लेंगे। पिछले वाले ने भी लिया था, बाजवा ने। तो ये वहाँ से बोल रहे हैं, ये अपनी आर्मी की रैंक एंड फाइल को एड्रेस कर रहे हैं कि मैं भी इस्लामिस्ट हूँ। इस तरफ वही वो कह नहीं रहे कि इमरान खान नहीं है, पर वो कह रहे हैं मैं भी इस्लामिस्ट हूँ, मैं भी कश्मीर को लेके छोड़ूंगा। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। शाहरग मतलब जो जगलर वेन होती है कि वो पाकिस्तान का जो एक थिंकिंग है वो ये है, आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान की, कि जो पाकिस्तान की नदियां हैं, सारी नदियां ये कश्मीर से आती हैं। सिंध, झेलम, चिनाब, जो इंडस सिस्टम है ये कश्मीर से आता है, और इन नदियों के पूरे पानी पे हक पाकिस्तान का है। जो हमारी हमारी जो इंडस रिवर जो हमारी ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, उसके उसके मुताबिक इंडिया इससे सिर्फ पीने का पानी और लोकल इरिगेशन के लिए कश्मीर वगैरह में रख सकता है, बाकी सारा पानी ये पाकिस्तान में जाता है। तो पाकिस्तान में एक खौफ फैलाया गया है शुरू से कि इंडिया जब चाहे, अगर इंडिया के पास कश्मीर रहेगा तो इंडिया जब चाहे इन रिवर्स को डैम करके सारा पानी अपने यहाँ ले जा सकता है। तो इसलिए बार बार वो शाहरग करते हैं। तो इन्होंने भी फिर शुरू कर दिया। तो ये उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है इस टाइम उनको डर लग रहा है। डर ये लग रहा है कि पाकिस्तान की हालत ख़राब है बहुत एरियाज़ में, और पॉपुलैरिटी नहीं है सरकार की, जो जिस सरकार को उन्होंने बिठाया हुआ है। सब जानते हैं कि पावर ये पीछे से चला रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया है पिछली अमेंडमेंट्स के बाद में, और इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और वो उसकी हेल्थ ठीक ठाक है, और वहाँ से उसके मैसेज भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, उसका कम्युनिकेशन वगैरह बहुत धाकड़ है। तो मैं उसकी पॉलिटिक्स का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये कहने की बात है कि उसने अपनी पॉलिटिक्स जिंदा रखी है। उससे आर्मी चीफ जो है ये बहुत इनसिक्योर है। और दूसरी बात है कि ये आर्मी चीफ पाकिस्तानी आर्मी का पहला चीफ है जो जेन्युइनली इस्लामिस्ट बाय ट्रेनिंग है, क्योंकि उसका फादर मौलवी था। वो ढेरी हसनाबाद एक जगह है रावलपिंडी के बाहर, उसका मौलवी इसके फादर थे। उसके मौलवी भी थे, वहाँ एक कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, हर फ्राइडे को सरमन वहाँ देते थे। और आसिम मुनीर की जो शुरू की एजुकेशन है वो मदरसे में हुई है। तो इसको बोलते हैं, इन्होंने सारा कुरान याद किया हुआ है, हाफिज कुरान बोलते हैं। तो ये इसलिए अपने स्पीच में बार बार कुरान में से कोट करते रहते हैं, जो पाकिस्तान में कोई और चीफ ऐसे नहीं कर सकता था। हालांकि एक चीफ और हुए पाकिस्तान में जो भी मौलवी के लड़के थे, वो जियाउल हक थे, पर उन्होंने कोई इस्लामिक ट्रेनिंग या कुछ, वो हाफिज कुरान नहीं थे। वो तो बाद में फंडामेंटलिस्ट बने, जब वो उन्होंने टेक ओवर कर ली पावर, उसके बाद में। वो तो थे मौलवी के बेटे, लेकिन उसके बाद तो वो सेंट स्टीवेंस कॉलेज में गए थे दिल्ली के। तो ये पहला चीफ है जो इस्लामिस्ट ट्रेनिंग से आया है, और जो बिल्कुल ऐसे बोल सकता है कुरान शरीफ में से
जैसे कि कोई प्रीचर बोल रहा हो, तो वो उसी को इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो इतना जोर से बोल रहा है, ये इनसिक्योरिटी से आ रहा है। जी, उन्होंने आपसे ये भी पूछा है कोई आप पाकिस्तान पर कोई पुस्तक देखिए, सुझा सकते हैं? दो किताबें हैं पाकिस्तान की, ये हुसैन हक्कानी की हैं। तो एक बिटवीन मॉस्क एंड द मिलिट्री उसका नाम है, और दूसरा, और उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल कुछ री-इमेजिनिंग पाकिस्तान या इस तरफ से कुछ है, लेकिन उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा। नीलम जी। विल मेक श्योर कि आपकी स्क्रीन पे हो। तो वो किताबें हैं। एक किताब और है, उसका नाम है क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स। क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स, इसके लेखक हैं शुजा नवाज। शुजा नवाज एक स्कॉलर हैं, वाशिंगटन में रहते हैं। लेकिन शुजा नवाज के भाई आसिफ नवाज, कई कई बार उनको आसिफ नवाज जंजुआ भी कहते हैं, लेकिन जंजुआ वो सेकंड नेम अपना यूज़ नहीं करते थे। तो आसिफ नवाज, उनके भाई भी पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे 1991 और 93 के बीच में। उनकी, जब वो चीफ थे, उसी में उनकी मौत हो गई। तो ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो उसमें कहेंगे कि वो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे थे, उनको हार्ट अटैक हो गया। लेकिन जो सब लोग मानते हैं वो हुँ। बात ये है कि वो ये है कि वो इस्लामाबाद से मरी जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, साथ में उनके एक मित्र थी जो पत्रकार हैं, और उनसे हुँ। कुछ बातचीत करना चाहते थे। अब उस ड्राइव में उनकी मौत हुई। तो शुजा नवाज की किताब है क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स। ये बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि ये आपको बताती है कि पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी पावर स्ट्रक्चर में कैसे रोल कहाँ पे रहा है। मैं कहूँगा वो भी, ये 2 किताबें हुसैन हक्कानी की, और ये काफ़ी उम्दा किताबें हैं। जी, आपने काफ़ी हद तक इस जवाब को अभी दे ही दिया, लेकिन मैं फिर भी सूरज का प्रश्न ज़रूर पूछना चाहूँगी। वो कहते हैं, शेखर जी, पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर ने हाल में ही एक भाषण दिया, जो कि जिंगोइज़्म और धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और आप कई बार कहते हैं कि आप जितने भी लीडर से मिले हैं, उनमें परवेज़ मुशर्रफ सबसे मूर्ख व्यक्ति थे। क्या असीम मुनीर मुशर्रफ को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, असीम मुनीर अभी भी जनरल हैं। अगर वो कल को वहाँ प्रेज़िडेंट बन गए, जी। तो फिर मुझे लगता है कि ये मुशर्रफ के भी आगे निकलेंगे, क्योंकि वो पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। क्योंकि मुशर्रफ कम से कम फिर भी थोड़ा-सा मॉडर्न एजुकेशन थी उसकी, हुँ। दुनिया को एक्सपोज़र था। वो चाहता भी था कि दुनिया उसको लिबरल रूलर माने, उसको डिक्टेटर ना माने। हुँ। ये तो आएगा ही एज़ एन इस्लामिस्ट रूलर। परवेज़ मुशर्रफ ने कभी इस तरह से इस्लाम को इन्वोक नहीं किया। ज़िया उल हक करते थे टू सम एक्सटेंट। उसके पहले याह्या खान थे, वो तो विस्की ड्रिंकिंग जनरल हुँ। थे खुलेआम, जो उन्होंने आखिरी स्पीच भी दी मेरे अजीज हमवतनों, जब वो सरेंडर हो गया था। तो हुँ। उसमें तो हम तो तब 14 साल के थे, हम सब ने सुना, सारे दुनिया ने सुना कि बीच में वो ग्लास पोर कर रहे हैं, और सबको पता था विस्की क्यों, क्योंकि उसमें वो आइस क्यूब्स की आवाज़ आ रही थी, खट 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 खट। ये तो पानी में तो नहीं आती। हाँ। तो वो तो, और उनका तो खाना पीना बहुत मशहूर था। उसके पहले अयूब भी वही विस्की शिस्की वाले थे। उसके बाद भी 2 एक ऐसे ही हुए हैं। तो ये पहला पाकिस्तान में आया है जो बिल्कुल जेन्युइनली एक क्लोज टू फंडामेंटलिज्म है, जो इसने यूज़ किया है। और जैसे ही उसने लैंग्वेज यूज़ की इसमें बलूचों के बारे में, हुँ। इंग्लिश जैसे कहते हैं उनकी थोड़ी पैदल है। हुँ। जैसे उन्होंने कहा, these Baluch people 1500, we will beat hell out of them, right? वो लोग वहाँ पे बोल रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की गैदरिंग है। तो ये एक तरह का, मतलब अगर पाकिस्तान इतना सीरियस मुल्क ना होता, यहाँ 25 करोड़ आबादी है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया से 2 बॉम्ब भी कम है लास्ट काउंट, हमारे 172 हैं, उनके 170 है, राइट? तो इतने सीरियस देश में इस तरह की बेवकूफ़ जनरल, और वो ऐसी बेवकूफ़ी की बात करे, वो मैं कहूँगा कि एक वरीइंग चीज़ है। और दूसरी वरीइंग चीज़ ये है कि इसमें नज़र आता है कि आपकी पॉलिसी, हर किसी को पता है कि पॉलिसी पीछे से आर्मी कंट्रोल करती है, लेकिन थोड़ी आँख की शर्म तो रखते हैं ना सब लोग। ये तो बिल्कुल आँख की शर्म भी हुँ। नहीं रख रहे हैं। जनरल बाजवा ने आँख की शर्म रखी, मेरे ख्याल 6 साल वो चीफ रह के गए, चलाया पीछे से उन्होंने ही, लेकिन रखी। पर ये, इनको कोई ऐसे नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी मुशर्रफ के स्केल पर ही हैं। सिर्फ़ मुशर्रफ ने कभी रिलीजन को इतना यूज़ नहीं किया। इनको
उसका बहुत ऑब्सेशन है और इनको ये लगता है कि वो मेरी स्ट्रेंथ है। जी। अनुभव सक्सेना जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प को अपनी ट्रेड वॉर पॉलिसीज़ के खिलाफ अमेरिका के भीतर किस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है? और अमेरिकी मतदाताओं के लिए वह कौन-सा मोड़ होगा जब वे ट्रम्प को मूर्खतापूर्ण नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे? देखिए पहले तो जो पहला पाकिस्तान की बात हो रही थी उसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, फिर जी। इस पे आता हूँ। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि तारीख में व्हिच मीन्स हिस्ट्री हुँ। में सिर्फ 2 मुल्क हैं, 2 स्टेट्स हैं जो कि कलमे के बेसिस पे बनी है। हुँ। तो कलमा मतलब कि इस्लामिक प्रिंसिपल कि जी। सिर्फ बेसिस स्टेट का इस्लाम है, रिलीजन है। तो उन्होंने कहा एक तो वो थी जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाई, जिसको रियासत तैयबा कहते थे, हुँ। जो बाद में मदीना बनी। और उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत ऐसी बनी जिसको कहते हैं पाकिस्तान। अब आप देखिए कि इमरान खान बार बार क्या कहते हैं। इमरान खान बार बार कहते हैं मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बना दूंगा। जी। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपटीशन इमरान खान के साथ कर कर रहे रहे हैं हैं। और वो टोटल रिलीजन को इन्वोक कर रहे हैं। और ये कहना कि दुनिया में इतने मुस्लिम कंट्रीज हैं, मैं तो कहूँगा उनके लिए भी इंसल्ट है। और पाकिस्तान में तो फिर भी माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ परसेंट तो हैं, और बहुत कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जहाँ है ही नहीं, ईरान में है ही नहीं, हुँ। जो थी उन्होंने निकाल दी। तो उन सबको डिमीन करके आप बोल रहे हो कि एक ही कंट्री है 1300 साल के बाद में, तो ये एक तरह से डिल्यूशनल है। पर ये भी दिखाता है कि आदमी बहुत इनसिक्योर है। तो मुझे लगता है या वो कोशिश करेगा कि अभी टेक ओवर कर ले फॉर्मली, हुँ। हाँ, या फिर क्योंकि टेक ओवर करना भी फॉर्मली इंसान सोच सकता है कि ट्रम्प है वहाँ पे, कुछ बोलेगा नहीं, टेक ओवर कर लो, फिर मैं ट्रम्प को डील ऑफर करूंगा कोई, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने हमेशा अमेरिकन के साथ डील करी है। तो वहाँ कुछ कुछ खेल जी। हो रहा है। जी। अब आते हैं ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प के जी। ट्रम्प के ऊपर अमेरिका के अंदर अभी ट्रेड के ऊपर जो उनके ऑपोजिशन के लोग हैं वो भी काफी हैं। ट्रम्प को 1.5% वोट ही ज्यादा मिला है दूसरी साइड से, ये नहीं कि उसको 15% ज्यादा मिला है, हुँ। 1.5%, 1.5%। तो वो तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन अभी ट्रेड का जो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो यही आ रहा है कि सुबह उठ के रोज नया कुछ ले आते हैं। तो जैसे T20 मैच होता है ना, ऐसे ही आज 5% इसका, 10%। मुझे लगता नहीं कि अगर कल को ट्रेड जब होएगी तो अमेरिकन कस्टम्स एजेंट्स को ही नहीं पता होगा आज किस चीज़ पे कितना लगाना है, क्योंकि वो रोज चेंज करते हैं, फिर उसके ऊपर और लगा दिया, उसके ऊपर और लगा दिया। तो एक मीम है, अगर मिलेगा तो आपको दिखा देंगे कि दोनों शी जिनपिंग और ट्रम्प लगे हुए हैं, तो कह रहा है 8000%, 7000%, दोनों बुढ़े हो गए। तो ऐसे मजाक उनके उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन जब अगर अब कुछ तो टैरिफ लगेंगे ही ना। अमेरिका एक टैरिफ फ्री कंट्री था, वहाँ सब कुछ आता था, और वो उन्होंने अपने आप टेक्नोलॉजी में फोकस किया, अपने आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई। और ये 7 बड़ी कंपनियां जो हैं जिसके अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, हुँ। अमेजॉन, ये सब कंपनियां हैं। इन्होंने सब दुनिया में व्यापार किया और उसकी जो कमाई हुई वो अमेरिका में गई। उससे ये कंपनियां इतनी रिच हो गई और उससे अमेरिकन स्टॉक मार्केट इतना रिच हो गया। तो अमेरिका में वेल्थ ऐसे आई है, ये भी तो एक एक्सपोर्ट है। हुँ। हालांकि वो ट्रेड फिगर्स में नहीं आता। जब भी आप वीज़ा यूज़ करें, मास्टर कार्ड यूज़ करें, अमेरिकन एक्सप्रेस यूज़ करें, व्हाट्सएप यूज़ करें, गूगल यूज़ करें, यूट्यूब देखें, आप ये भी देख रहे हैं, इन सब में पैसा अमेरिकन कंपनीज को जाता है। हमारे साथ तो जो गूगल से एडवर्टाइजिंग आती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा गूगल ले लेता है, जो बताता भी नहीं कितना है। तो ये अमेरिकन को वो कमाई भी है। ये कहना ट्रम्प का कि अमेरिका को सब लूट रहे थे, ये गलत है। अमेरिका ने खुद ही ये किया कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हैं। हम बना रहे हैं कि एप्पल फोन में क्या क्या डाला जाएगा, हुँ। क्या क्या सॉफ्टवेयर होगा, क्या क्या वो फोन करेगा, और वो फोन जो बनाना है वो हम चाइना को देते हैं, या इंडिया में भी हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, जी। क्योंकि वहां पे जो बनाने की कॉस्ट है वो कम होगी, असेंबलिंग। वो हुँ। कम होगी। तो ये एक फिलॉसफी थी जो बेसिकली इसने काम किया है। अमेरिका में जो समस्या हुई है बड़ी, वो ये कि अमेरिका की सरकार ने अपने खर्चे बहुत बढ़ा लिए। उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप टैरिफ लगा दें, बट एनीवे कुछ टैरिफ तो अब होंगे। तो अगर मान लीजिए 10% टैरिफ भी सारी दुनिया में रहे, तो अमेरिका में जो सामान आएगा सारी दुनिया से वो 10% महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो आम इंसान को, आम अमेरिकन को वो 10% और देना पड़ेगा।
और वहाँ से उनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी तो फिर बॉन्ड प्राइसेस घटेंगे। जी। और उस कंट्री में तो $35 ट्रिलियन के बॉन्ड्स हैं, उधार लिया हुआ है। तो बहुत ये जो मार्केट्स की चीज़ें होती हैं, इनको आप ऐसे ये ऐसा जब बहुत पुराना पेड़ होता है ना, आपको लगता है यार बहुत बूढ़ा पुराना पेड़ हो गया, इतना फलों से लदा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको हिलाता हूँ तो शायद ये तो जवान हो गिरे। जाए। तो आप हिलाएं उसको, कभी कभी तो कभी कभी तो फल गिर जाते हैं, अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा हिला दें तो पेड़ ही आपके ऊपर गिर जाता है। तो ये कुछ खतरा है। कल को अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो फिर अमेरिका के लोग बहुत परेशान होंगे, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन की आदत नहीं है। पीछे कोविड के बाद क्योंकि बहुत पैसा खर्च किया सरकार ने, लोगों के घर चेक भी भेज दिए, ट्रंप ने भेजे थे चेक लोगों के घर। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया, उससे लोग परेशान हुए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, वही साइकिल अगर आ गई फिर से, फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे। आशीष जानना चाहते हैं कि आप हमें प्लाजा समझौते के बारे में कुछ बता सकते हैं, और यह भी कि इससे अमेरिका को अपना व्यापार घाटा कम करने में किस तरह मदद मिली, और आपको क्या लगता है आने वाले भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच ऐसा कुछ संभव है? देखिए, प्लाजा अकॉर्ड पढ़ता हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं इतना नहीं जानता हूँ कि मैं आपको अभी एक ठीक उसका जवाब दे सकूँ। सिर्फ यही कहूँगा कि वो जो एक अरेंजमेंट हुआ था मिड 80s में, उससे अमेरिका को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी कंफर्म हो गया और अमेरिका के में एक अलग ताकत आ गई कि अगर घाटा होता है वो डॉलर और छाप सकती है, जितने जी। मर्जी डॉलर छाप सकती है। अब वो बात कुछ हाथ से निकल गई, क्योंकि अमेरिकन सरकार बहुत महंगी हो गई। और दूसरी बात, अमेरिका ने दुनिया भर में बहुत लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अब आप देखें कि मान लीजिए कि 9/11 अटैक हुआ, आपने उसके बदले में लड़ाई करी अफगानिस्तान में, वो बात मैं समझ सकता हूँ कि आपको जाके वहाँ सोर्स आपका टेररिज्म का वहाँ पे था, आपने उसको ख़त्म करना था। लेकिन क्या आपको वहाँ पे इतने साल रहना ज़रूरी था? और आपको इराक में दोबारा जाने की ज़रूरत क्या थी? ठीक है, मैं मानता हूँ कि 1991 में आप कुवैत को आज़ाद कराने के लिए गए, वो हो गया। लेकिन उसके बाद आपने बिल्कुल एक फ्रॉडुलेंट बात बना दी कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए मुझे फिर से जाना है। वो बहस थी, जूनियर बुश की बहस थी कि मेरे बाप के टाइम में सद्दाम हुसैन लड़ाई हारा पर निकला नहीं, अब मैं उसको निकाल के आऊँगा। तो ये लड़ाइयों का बहुत खर्चा होता है। और फिर देखिए, जिसको अरब स्प्रिंग कहते हैं, अमेरिका अमेरिका उसमें उसमें इतना इन्वेस्ट हो गया अरब स्प्रिंग में कि फिर लीबिया टूट गया, सीरिया टूट गया, इस्लामिक स्टेट बन गई, इजिप्ट एक बार तो टूट गया ना। इजिप्ट में एक सरकार आई, वो मुस्लिम ब्रदरहुड की थी, फिर उसको हटा के दोबारा से डिक्टेटरशिप आई। लीबिया और सीरिया और इस्लामिक स्टेट, ये तीनों में वॉरफेयर में अमेरिका फिर इन्वॉल्व हो गया। तो कोई ऐसा समय नजर ही नहीं आता जब अमेरिका किसी न किसी जंग में ना व्यस्त हो। अभी भी आप देखें कि रोज वो यमन में बॉम्बिंग कर रहे हैं, कल भी यमन के एक बंदरगाह पे बॉम्बिंग करी है। तो इन सब चीजों का खर्चा होता है। तो एक जैक मा का एक वीडियो है, मिलेगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में वो शेयर कर देंगे। जैक मा यही बात कर रहे हैं। जैक मा कह रहे हैं कि अमेरिकन ने इकोनॉमी ऐसी बनाई कि सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ये सब चीजें बनाई सिलिकॉन वैली की फर्म्स ने, जिसकी प्रोडक्शन अपने बाहर से कराई। उस चक्कर में आपने करीब 17-18 ट्रिलियन डॉलर की कमाई करी। वो कहाँ गए? तो उसने कहा आपने इन्हीं सालों में दुनिया में 20 साल में कोई 14 लड़ाइयाँ शुरू कर दी और करीब 15 ट्रिलियन डॉलर लड़ाइयों में ही खर्च कर दिया। तो ये सारी बातें हैं, पेचीदा बातें हैं, जिनसे अमेरिका इस जंक्चर पे आया है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कि दिवालिया होने के मोड़ पे खड़ा है। ये उनकी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स के अंदर हर किसी के अपने अपने आइडियाज़ हैं कि डेफिसिट कैसे कम करो। ट्रंप एक और आइडिया लेके आया है जो उसकी बेस को पसंद आया है, क्योंकि उसका लगता है बिल्कुल स्लैश एंड बर्न। आजकल लोग सोचते हैं कि जो आ रहा है वो फिर थोड़ा वो सनी देओल स्टाइल कोई आए कि ये भी खत्म, वो भी खत्म, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगा, इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी हुई है। सागर जानना चाहते हैं, ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 8 साल पहले उन्होंने इसी तरह का समझौता छोड़ दिया था। तब से अब तक क्या बदल गया है? ट्रंप ने पुराने समझौते से क्यों हाथ खींच लिया, जबकि नया समझौता पुराने समझौते जैसा ही लगता है? देखिए, पहली बात तो अभी हमें नए समझौते का पता नहीं है वो क्या है और ट्रंप क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि जी। उसमें इजराइल का प्रेशर भी होगा।
क्योंकि इज़राइल इस समय मानेगा नहीं कि पुराने समझौते की तरह पे इज़राइल ने पुराने समझौते को भी अपोज़ किया था। पुराना समझौता ट्रंप ने इसलिए रिजेक्ट किया, सबसे बड़ा कारण ये था कि वो ओबामा ने किया था। तो वो तो करना ही था। अब हो सकता है अपने आप कुछ करें, क्या करें, जो ईरान की सरकार है, जो ईरान के डिप्लोमेट्स हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो बहुत अपना शातिर हित देखेंगे। नहीं, शातिर भी हैं। वो वेटरन्स हैं इस गेम में, पास्ट मास्टर्स हैं, और वो अरबेन हैं, वो पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, कम से कम रेलेवेंट लोग जानते हैं, और उनकी कुछ गुडविल भी है। और ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वो कोई छोटा देश नहीं है, सिविलाइजेशनल स्टेट है। उसके लोगों को अपने लिए लड़ना, अपनी सुरक्षा करना भी आता है। तो इराक भी एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, लेकिन ईरान तो बड़ा है, तो आइडियोलॉजिकल भी है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि बातचीत हो रही है, लेकिन नेतन्याहू का रुख भी इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय दुनिया में 2 लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक गाज़ा में चल रही है और एक एक यूक्रेन में चल रही है। दोनों लड़ाइयों में एक-एक नेता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लड़ाई कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि जिस दिन गाज़ा में लड़ाई ख़त्म हो गई, उस दिन नेतन्याहू की नौकरी जाएगी। नौकरी जाएगी तो उनके जो करप्शन केसेस हैं, उनकी हियरिंग शुरू हो जाएगी। पुतिन की अगर लड़ाई ख़त्म हो गई यूक्रेन में, तो फिर सब लोग पूछेंगे कि इतने जानें गई, इतना पैसा गया, हमें क्या मिला? और फिर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। तो इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जंग चलती रहे। और इज़राइल की जो जंग चल रही है, उसके पीछे तो ईरान ही है, चाहे वो हूथी हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो। तो इज़राइल नहीं चाहेगा कि अमेरिका और ईरान का समझौता हो, क्योंकि नेतन्याहू को चाहिए कि लड़ाई चलती ही रहे। जी, तो काफ़ी सारे हमने अभी सवाल लिए अंतर्राष्ट्रीय उससे, अब हम भारत की तरफ रुख करते हैं। संचित सुमन जानना चाहते हैं, हाल में ही हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हमारे भारतीय स्टार्टअप्स की तुलना की और उनकी आलोचना की। क्या यह उचित है? क्योंकि हमारे देश की ईज़ ऑफ बिज़नेस रैंकिंग भी अपेक्षाकृत कम ही है। ये दोनों बातें हैं। पहले तो दूसरी बात जो आपकी ठीक है, हुँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारे यहाँ बड़ी, अभी हम कहते बहुत हैं पर है नहीं। हुँ, अब आप कुछ दिनों से फोटोज़ चल रही हैं कि एक दुकान भी कोई खोलो तो आप 15-16 सर्टिफ़िकेट वहाँ पे आपको लगाने पड़ते हैं, जी, क्योंकि इंस्पेक्टर राज तो गया नहीं हमारे यहाँ से। लाइसेंस कोटा राज चला गया, टैरिफ्स कम हो गए ओवर टाइम, हालाँकि पिछले 10 साल में बढ़ाए गए। टैक्सेस कुछ एरियाज़ में कम हो गए, लेकिन इंस्पेक्टर राज नहीं गया। इंस्पेक्टर राज, लेबर लॉज वही हैं, तो एक वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद वो इतना बड़ी एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे नए स्टार्टअप ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें ना कर पाएँ। क्योंकि हमारे जो नए स्टार्टअप हैं वो डिलीवरी ऐप्स हैं, हुँ, या फिर वो कुछ इनोवेटिव चीज़ें जो इंडियन प्रोडक्ट्स, जैसे एक एग्ज़ाम्पल पीयूष गोयल ने खुद ही दिया कि वेगन आइसक्रीम। हुँ, तो वो भी इनोवेटिव हैं, लेकिन उनका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं बन रही है। और उनसे ग्लोबल इम्पैक्ट तो आपका ज़ीरो है, कुछ हो ही नहीं रहा। ग्लोबल इम्पैक्ट यही है कि कुछ फॉरेन फंड्स आके आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका फुटप्रिंट बाहर नहीं है। अभी आप देखें कि बजाज मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये दुनिया में बिकते हैं, खास करके अफ्रीका में और बहुत ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, वहाँ बिकते हैं। महिंद्रा की गाड़ियाँ बिकती हैं, उनका ग्लोबल इम्पैक्ट है, उनकी ब्रांड भी है। तो जो हमारे नए स्टार्टअप्स हैं, उनका भी ऐसा इम्पैक्ट और उनकी ब्रांड बिल्डिंग अभी नहीं है, ब्रांड बिल्डिंग आउटसाइड इंडिया। तो वो भारतीय उपभोक्ता से ही कमाई करके, और ये भी एक स्टडी की बात है कि वो नेट जॉब जनरेटर हैं या नेट जॉब रिड्यूसर हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि वो गिग इकोनॉमी है। हुँ, एक आदमी 50 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक दिन में, लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कुछ टिप भी वहाँ पे दे के आते हैं। तो ये पेचीदा मसले हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये स्टार्टअप्स बुरे हैं, उनको नहीं होना चाहिए, उनको होना चाहिए, और ऐसे और भी होने चाहिए। लेकिन हमें काफ़ी और स्टार्टअप्स चाहिए, खास करके हमारे पास इतनी अच्छी इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, हुँ, इतने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो कि हाईटेक काम करें और जो कि ग्लोबल स्ट्रेंथ बनाएं। तो उसमें आप देखें कुछ ड्रोन्स के आ रहे हैं, कुछ एविएशन स्पेस में आ रहे हैं,
वो एक अच्छी खबर है, लेकिन उनको भी स्केल अप करना होगा, और उनमें से कुछ बड़े आगे जब आएंगे, जो फिर से जिनका नाम इंटरनेशनली हो सके, फिर हम कहेंगे कि हम हमारे स्टार्टअप देश को आगे लेके जा रहे हैं। कार्तिक पराशर कहते हैं बहुत से देशों में सट्टा लगाना कानूनी है। क्या भारत को भी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? पहले से ही बहुत से प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, लेकिन वे ग्रे एरिया में काम कर रहे हैं क्योंकि कानून वो कहते हैं स्पष्ट नहीं है। देखिए, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी, क्योंकि हर चीज़ में शर्तें और जुआ तो चलता है, आप हम्म। उसको लीगल क्यों नहीं करते? ये जो रोज़ होता है मैच फिक्सिंग, फलाना, बेटिंग, पुलिस ने रेड कर दी, 100 लोग बंद कर दिए, ये सब बकवास है। क्योंकि इससे भी सट्टा तो बंद हो नहीं रहा, लोग आपस में लगा रहे हैं, अब कहाँ-कहाँ जाएँगे? इससे अच्छा यही है कि जैसे एडवांस देशों में है, जैसे आप लंदन जाएँ तो हर जगह लैडब्रोक्स लिखा होता है, हम्म। ये उनकी बड़ी कंपनी है। वहाँ फुटबॉल मैच के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। जो बेट करते हैं, पैसा भी आप लीगल पैसा देते हैं, टैक्स पेड, कोई हवाला नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, और जो आपको पैसा मिलता है वो भी ऐसे मिलता है, जो आपको फ़ायदा होता है उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। तो इस सबको डिक्रिमिनलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कोई चीज़ एक बार क्रिमिनलाइज़ हो जाए, तो उसके अंदर, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, रेंट सीकिंग के बड़े मौके होते हैं। कि आपके ऊपर केस हो गया, बेटा आओ जा मेरे पास, तेरे पास एफआईआर है, मैं तेरे को इंटरोगेट करूंगा, हम्म। तेरे को मैं एक झापड़ मारूंगा या 4 मारूंगा, उसके भी पैसे होते हैं, तो ये सारे काम हो जाते हैं। अब आप देखें कि जैसे ड्रीम 11 चल रहा है। जी। अब ड्रीम 11 क्या है? आप बाद में कहते भी हैं इससे आदत लग सकती है और आपका वित्तीय नुकसान जी। हो सकता है। तो वो क्या है? वो एक तरह का बेटिंग है। लेकिन जो बेटिंग की लॉ अंग्रेज़ों के टाइम में बनी थी, जो बेटिंग बैन करने के लिए, सट्टे को बैन करने के लिए, उसमें एक सेक्शन है, जहाँ तक मुझे याद है उसको सेक्शन 12 कहते हैं। उसमें कहा गया है कि आप किसी चीज़ में ऐसे शर्तें और सट्टा नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट जो गेम ऑफ स्किल हो। हम्म। तो फिर ये रेसिंग के ऊपर आया। ये रेसिंग तो गेम ऑफ स्किल है, मैं देखूंगा, सब घोड़ों को स्टडी करूंगा, हरे सारे जॉकीज को स्टडी करूंगा, फिर देखूंगा कौन फर्स्ट आएगा, तो मेरी स्किल है। ऐसे ही फिर कोर्ट में केस गया, रमी रमी तो गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि कार्ड्स हैं, मैं क्या खेलूं क्या नहीं खेलूं। ऐसे ही इन सब लोगों ने वही सेक्शन 12 का फायदा लेके गेम ऑफ स्किल बना दिया है, और फिर ये बारी बारी केस जाते रहते हैं, छापे भी पड़ते रहते हैं। ये सब एक ग्रेट इंडियन हिपोक्रेसी का एक हिस्सा है। इस सबको ख़त्म होना चाहिए, और इस सबको लीगल होना चाहिए। लोग बैंक से पैसा भेजें, बैंक से यूपीआई से पैसा भेजें, अकाउंटेड फॉर पैसा, टैक्स पेड पैसा, जो उनको फ़ायदा हो वो भी टैक्स पेड हो। और बिल्कुल इसमें पुलिस का रोल नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है जब कोई मैच फिक्सिंग कर रहा है, कि अगर कोई प्लेयर, पर आमतौर पे वो काम पाकिस्तानी करते हैं, क्रिकेटर्स। इंडिया में कुछ अर्ली 90s तक कुछ शुबे थे, ऐसे इंक्वायरीज हुई थी। मैच फिक्सिंग अगर होती है तो वो बहुत सीरियस चीज़ है, क्योंकि वो गेम को बर्बाद करती है। लेकिन मैच फिक्सिंग एक अलग तरह का क्राइम है। ये बेटिंग, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटिंग, आज ऑड्स क्या हैं? आज शाम को आईपीएल में इसका इसका मैच है, तो ऑड्स क्या हैं? अरे भाई, मैं सोचता हूँ कि आजकल पंजाब की टीम बड़ा अच्छा कर रही है, तो पंजाब का ऑड्स है कि वो 60% वो जीतेगी, दूसरे का ऑड है कि वो 40% जीतेगी। अब आप देखें, मैच चलते भी हैं तो उसके साथ साथ वो ऑड्स चलते रहते हैं। हम्म। पीछे बल्कि मैंने देखा, बॉम्बे का किसके साथ मैच था, मैं दिल्ली के साथ मैच था शायद, तो 79% दिल्ली को दिया था, और 21% बॉम्बे को ऑड्स। उससे बॉम्बे ने टर्न किया और वो जीत गए। तो ये ऑड्स, उसके ऊपर बेटिंग, ये दुनिया भर में बहुत नॉर्मल चीज़ है, और ये होनी चाहिए। इससे लोग भी खुश होंगे, इससे गेम का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि गेम के ऊपर जो लांछन आते हैं वो नहीं आएंगे। सरकार का फ़ायदा होगा, उसको टैक्स मिलेगा। सिर्फ पुलिस का नुकसान होगा कि जो छापामारी में जो हेडलाइन मिलती है, और हेडलाइन के अलावा जो कुछ मिलता है, ज़्यादा कहना नहीं चाहता, वो ख़त्म हो जाएगा। विपिन गुप्ता जानना चाहते हैं रिटेल महंगाई दर पिछले 5 साल में सबसे कम पर है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगता है सरकार ने महंगाई पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और आप वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण को 10 साल में कितने मार्क्स देंगे? देखिए, महंगाई की दर कम हुई है, इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि अभी जो कुछ महंगाई हमारे यहाँ फूड से इन्फ्लेशन आता है, जी। तो फूड से इन्फ्लेशन कम है, क्योंकि
पिछली फसलें भी अच्छी हुई थी, पिछली मानसून अच्छी थी और अब उम्मीद है कि इस साल की मानसून भी अच्छी होगी। वो कम से कम अभी जो आईएमडी का फोरकास्ट है वो आया है। तो इन सब चीज़ों से फूड इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात ये है कि सच्ची बात, जो कि अच्छी बात नहीं है, वो ये है कि लोग इस समय पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग जिनके पास पैसा है, वो पैसा लेके बैठे हुए हैं कि कल को पता नहीं क्या होगा। और जिनके पास जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके पास सरप्लस नहीं है। उन बेचारों की ईएमआईज़ हैं, वो दे रहे हैं। किसी ने मोटरसाइकिल लिया है, किसी ने कार लिया है, किसी ने घर लिया है। सैलरीज़ नहीं बढ़ रही हैं पिछले 3-4 साल से, रेज़ेज़ नहीं मिल रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो और फैमिलीज़ के खर्चे तो बढ़ते हैं, ख़ास करके बच्चे जब स्कूल जाते हैं। तो एक हमने स्टोरी भी करी थी, उसका लिंक हम आपसे शेयर करेंगे, फरीहा इफ्तिखार ने की थी, वो कि एजुकेशन इन्फ्लेशन हो रहा है। अब आपको सरकारी स्कूल में कोई बच्चे नहीं भेजना चाहता, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस बढ़ रही हैं, फिर उसके ऊपर ट्यूशन, फिर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब आप सँभाल सकते हैं जबकि आपकी इनकम्स बढ़ती रहें। इनकम्स नहीं बढ़ रही हैं। ये सारा डेटा जो हमारे पास है, सबको नज़र आता है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी इनकम्स नहीं बढ़ रही हैं। आप देखिए कि फ़ास्ट मूविंग कंज़्यूमर गुड्स हैं, हिंदुस्तान लीवर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मैरिको, ये सब कंपनीज़, आईटीसी, ये सब आपको बताएँगी कि इनकी, नेस्ले, कि इनकी सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जो मध्यम वर्ग है, वो और नहीं खरीद रहा है। तो अगर वो ज़्यादा खरीदेगा, तब भी इन्फ्लेशन होगा ना। तो जब खरीदारी कम हो गई, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है। ये सारी बातें मिला के इन्फ्लेशन पे इस समय कंट्रोल है, और भी इसीलिए आरबीआई ने रेट भी काटा है 5 साल के बाद, और मुझे उम्मीद है कि 2-3 रेट कट्स इस साल में और होने चाहिए, क्योंकि पैसा मार्केट में रिलीज़ होना चाहिए ताकि हर किसी के अंदर थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक मूड हो। निर्मला सीतारमण, मैं किसी को मार्क्स देना पसंद नहीं करता हूँ। हर कोई वित्त मंत्री का काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वित्त मंत्री हमारे यहाँ कुछ भी करें, हमारे यहाँ डेफिसिट की इकोनॉमी है। तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ उन्होंने अच्छा किया है, जैसे कि डेफिसिट को रिवर्स करना शुरू किया है। टारगेट से दूर है, लेकिन फिर भी विद इन इमीडिएट टारगेट है, मतलब लॉन्ग जी। टर्म टारगेट से दूर है, लेकिन विद इन इमीडिएट टारगेट फिजिकल कंट्रोल रखा है। तो फिजिकल कंजर्वेटिव रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और मैं कहूँगा कि इस समय जो वित्त मंत्रालय का काम है, वो बहुत चारों तरफ फैल गया है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। काफ़ी कुछ कॉमर्स और इंडस्ट्री के पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिस्ट्री सब अलग-अलग हो गई है अपनी जगह में। तो इसमें वित्त मंत्री का काम अब ऐसा नहीं है, जैसा कि आज से 20 साल पहले था या 25 साल पहले था, और काफ़ी कुछ फैसले तो इस सरकार में पीएमओ से ही होते हैं। जी। हमारा आखिरी प्रश्न आदित्य का, वो जानना चाहते हैं, भाजपा को अपना नया अध्यक्ष घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या इसका कारण यह है कि भाजपा और आरएसएस दोनों एक नाम पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं? और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि नया जो अध्यक्ष आरएसएस से जुड़ा कोई व्यक्ति होगा या कोई युवा जैसे कि अन्नामलाई होंगे? क्योंकि वो कहते हैं उन्होंने हाल में ही भाजपा तमिलनाडु राज्य अध्यक्ष की भूमिका छोड़ी है, और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। देखिए, आपने एक अच्छा आइडिया दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि अन्नामलाई भी ऐसे हो सकते हैं। मुझे हो सकते हैं, पर ये भी हो सकता है कि उनके बारे में कहा जाए कि वो, उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है। जी, और 10 साल का एक एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, हाँ, जो जुड़े हाँ, हुए हाँ। ना चाहिए। तो जी, हालाँकि तमिलनाडु से बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जनक कृष्णमूर्ति थे मेरे बिल्कुल। ख्याल। तो आंध्रा से भी रह चुके हैं, बंगारू लक्ष्मण थे। हुँ, उस समय कंबाइंड आंध्रा था। तो वो साउथ से नेता ढूँढते रहते हैं बीजेपी वाले, पर मुझे पता नहीं कि ये संभावना है कि नहीं। लेकिन जो आपने पहले बात कही, ये एक तरह से ये असमंजस में है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार के नेता हैं, वो चाहेंगे कि उनकी फुल ट्यूनिंग हो पार्टी अध्यक्ष के साथ, हुँ, और पार्टी अध्यक्ष भी फुल्ली उनकी बात सुन के आगे काम करे। एट द सेम टाइम पार्टी अध्यक्ष कोई बहुत लाइट वेट भी नहीं हो सकता, और उसको आरएसएस को भी पसंद होना चाहिए, हुँ, क्योंकि आरएसएस का रोल अब बढ़ गया है। अब देखिए, मोदी जी गए आरएसएस के पास, जो हुँ, इतने सालों से नहीं किया था।
तो ये सब चीज़ दिखाती है कि अब जो ये इसका जो स्टेट ऑफ प्ले है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको कौन समझ पाएगा। मैं कहूँगा कि आप डीके सिंह पे नज़र रखिए, तो नीलम उनसे बात भी करेंगी, तो ये सवाल का जवाब डीके सिंह बेहतर दे पाएंगे। मुझे भी अगर देना होता कर्तक लेटर में या कहीं नेशनल इंटरेस्ट में भी लिखने के लिए, मैं डीके सिंह से पूछने जाता पहले। हमारे सारे व्यूअर्स के जो सवाल थे उनका जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे। अपने प्रश्न हमें आप जरूर भेजें। धन्यवाद आपका, और धन्यवाद नीलम आपका स्पेशली।